हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक फिजिक्स 12th क्लास का, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईआईटी जेईई और नीट के अंदर और बोर्ड क्लासेस के अंदर काफ़ी वेटेज रहता है इसका। 2-3 क्वेश्चन आपको उसमें मिल ही जाएंगे। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम इसमें ऊपर तक जाएंगे, अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है, बेसिकली हम कैसे इसको पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स जो है उसके दो पार्ट डिफाइन किए गए हैं। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो ज्योमेट्रिकल, ये अलग ही चैप्टर है। ये वेव वाला चैप्टर जो है ये बिल्कुल अलग है, ये मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगा। और जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपके क्या आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा, परावर्तन, अपवर्तन, स्लिट से अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे, इसी चैप्टर्स के अंदर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, है ना, कि प्रकाश क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रेज होती हैं, वेव जो रे होती हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसका हिंदी में नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे? बहुत सारी वेव्स आपने सुनी होंगी। तो कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको चलने के लिए इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी इनके बारे में हम लिख सकते हैं कि वे तरंगे जिन्हें गमन करने के लिए या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि साउंड जब भी चलेगी वो मीडियम में चलेगी, वैक्यूम में नहीं चल सकती। लेकिन कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब बहुत सारी तरंगे होंगी, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, एक्सरे आपने सुना होगा, एक्सरेज, गामा रे, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे, बहुत सारी रेज होती हैं इस तरह की। ठीक है, या फिर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रे। ये सारी जो तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी चलती है। तो उसी तरह से हमारा जो लाइट है, लाइट यानी कि प्रकाश, प्रकाश भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी एक तरंग है। ठीक है, इसको चलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये इनसे क्या डिफरेंस है, ये भी रे है, ये भी रे है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश क्या है, पहली चीज तो आप ये समझिए कि प्रकाश क्या है। देखिए, ये जो तरंगे होती हैं ये हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये तरंगे हमें दिखाई नहीं देती, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी वेवलेंथ के अंदर डिवाइड होती है। इसकी कुछ वेवलेंथ होगी अलग, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है और इसकी वेवलेंथ अलग है। तो पर्टिकुलरली इसकी जो वेवलेंथ है यही विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमें दिखाई देती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब इसकी जो लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा वो कहां से कहां तक होती है, देखिए 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम में इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। कई जगह 3800 लिखा होता है, कई जगह 7000 लिखा होता है, तो इसके बीच में ही ये रहता है। ठीक है, इसमें 7 कलर होते हैं, आप जानते हैं, सबकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ विबग्योर, और ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जाने पर लैम्डा का मान बढ़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसमें 7 कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर कलर होते हैं 7, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, है ना। इस तरह से यहां से यहाँ पे जाने पर तरंग दैर्ध्य बदलती है, यानी कि ये भी इसी रेंज में आते हैं। 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं
वही हमें दिखाई देती हैं, वही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी, वह तरंगे, प्रकाश की डेफिनेशन है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमें दिखाई देती है ना, और ये एक ऊर्जा होती है, तरंगे क्या है, एक ऊर्जा है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमें दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, किस तरह से ये बिहेव करता है। कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, सतह है, ठीक है, ये हमारी एक सतह है, सरफेस, ये सतह है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस पे कुछ लाइट रे गिरी, ऐसे ऐसे निकल गई, टकरा के ऐसे चली गई, या फिर इसका कुछ भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, ठीक है, ये इसका अभिलंब बनाया मैंने। कुछ भाग तो इसका इस सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में चला गया, ये मैं लिख देता हूं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो कुछ भाग जो है टकरा के उसी माध्यम में चला गया, और कुछ भाग, ऐसा होता है, 3 तरह की घटनाएं होती है। एक तो होती है कि उसी माध्यम में चला गया, कुछ भाग इसका दूसरे माध्यम में चला गया, और कुछ भाग क्या होता है, इसका अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो अवशोषण वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 2 फिनोमेना पढ़ रहे हैं। कौन कौन से, जो उसी माध्यम में लौट जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो गया। यानी कि प्रकाश किरण जब किसी सतह पर टकराती है ना, रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और अगर प्रकाश किरण किसी सतह से टकराने के बाद उस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अगर प्रकाश किरण आई किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट गई तो उसे कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, और अगर प्रकाश किरण आके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में बातें करेंगे। मान लीजिए ये प्रकाश किरण जो आ रही थी, इसका स्टार्टिंग में वेग था v1 और तरंग दैर्घ्य थी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी थी f1। ये तीनों चीजें मैं अभी डिफाइन बताऊंगा आपको कि क्या है ये तीनों। वेग है लैम्डा, वेग है v1 और तरंग दैर्घ्य λ1 और फ्रीक्वेंसी है f1। अगर ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो बाद में इसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी क्योंकि उसी माध्यम में लौट गई है, और तरंग दैर्घ्य इसकी λ1 ही रहेगी और फ्रीक्वेंसी इसकी f1 ही रहेगी। तो परावर्तन में तीनों में से कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती है। जो वेग था उसका वही रहेगा, लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य जो थी है ना वो भी वही रहेगी, और फ्रीक्वेंसी थी वो भी वही रहेगी। लेकिन अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, ये इसका वेग है v2 और लैम्डा है λ2, फ्रीक्वेंसी हो गई f2। अब नोट करने वाली बात यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ f1 है और यहाँ f2 है, तो आप ध्यान रखें कि f1 बराबर f2 होगा। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी कौन सी क्वांटिटी जो होती है वो परिवर्तित नहीं होती, वो कहलाएगी आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो कलर का फैक्टर है। बेसिकली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो किसी भी कलर की तरंग हो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक नोट करके, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो उसकी आवृत्ति यानी कि f अपरिवर्तित रहती है। ये बात आप ध्यान रखें कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी दोनों चीजें बदल जाती है, वेग भी बदल जाता है, लैम्डा भी बदल जाता है। और भी बात करते हैं इसके बारे में कि ये आवृत्ति होती क्या है, कहाँ से आई है ना। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में,
आवृत्ति किसको बताती है? आवृत्ति रंग को दर्शाती है कि किस कलर की तरंग गई थी, उसके रंग को कौन दर्शाती है? आवृत्ति दर्शाती है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसा कि आपने देखा होगा पानी में अगर बल्ब जल रहा है, कोई कलर की लाइट जा रही है, किसी अलग कलर की लाइट जा रही है, तो बाहर से देखने पर भी वो लाइट उसी कलर की दिखेगी। उसका कारण ये होता है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या चीज नहीं बदलती है? आवृत्ति। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं कुछ कि आवृत्ति क्या है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बारे में वी क्या है, एफ क्या है, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि तरंग की चाल कैसे होती है। कोई तरंग की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह से चलती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस तरह से चली, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप कि पूरा एक पथ कंप्लीट हो गया, पूरा एक सर्किल, एक चक्र कंप्लीट हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगता है, वो कहलाता है टी। ये कहलाता है इसका आवर्तकाल। कोई तरंग जो है वो इस तरह से चलती है और एक पूरा चक्र जो दूरी तय करती है एक पूरे चक्र में, उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। और यहाँ से यहाँ तक दूरी चलने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल। और मान लीजिए कि तरंग का वेग जो है वो v है, ठीक है। तो अब वेग का फॉर्मूला लगाते हैं हम कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। इसी तरह से हम तरंग के वेग को लिखेंगे, दूरी कितनी होगी? लैम्डा और समय हो गया टी, ठीक है। तो और हम जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है 1/f, या फिर एफ बराबर हम कह सकते हैं 1/t, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी आवृत्ति। एफ क्या है? आवृत्ति। कि एक सेकंड में, पर सेकंड कितने चक्रण इसने कर लिए हैं वो कहलाती है उसकी आवृत्ति पर सेकंड में, ठीक है। तो इसका मात्रक भी सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स। तो देखिए वेग क्या हो गया? वेग का फॉर्मूला हो गया v बराबर लैम्डा इंटू एफ। ये आपको ध्यान रखना है, वेग बराबर कितना होता है? लैम्डा इंटू एफ। आवर्तकाल वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, काम जो फॉर्मूला आएगा वो v बराबर एफ लैम्डा आपके काम आने वाला है। अब देखिए कि मान लीजिए कोई प्रकाश तरंग गई या कोई तरंग गई, उसकी चाल है v1 और उसकी लैम्डा हो गई लैम्डा 1, और f तो f ही रही, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो मान लीजिए पहले वेग था v1 और तरंग दैर्ध्य थी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी f थी। तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरे माध्यम में जाएगी तो वेग हो जाएगा v2 और तरंग दैर्ध्य हो जाएगी लैम्डा 2 और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ठीक है, f। तो अगर इसमें पहली समीकरण में दूसरी समीकरण का भाग दे दे तो f से f कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा v1/v2 बराबर लैम्डा 1/λ2। इसका मतलब है कि वेग जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती रहेगा, ठीक है। ये आपको अनुपात ध्यान होना चाहिए, और भी इसमें रेशो निकालूंगा मैं अभी। तो v1/v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। ये कब होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब प्रकाश के वेग की बात करते हैं कि प्रकाश का वेग होता कितना है। प्रकाश का वेग आप सब जानते होंगे कि प्रकाश का वेग c जो है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये आता कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है इसके दो घटक और होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दोनों लंबवत होते हैं। तरंग तो ऐसे जा रही है, इसको देखिए आप, ये तरंग है और इसका एक घटक ये रहा और एक घटक ये रहा, ठीक है। तीनों आपस में लंबवत है। ये घटक कहलाता है चुंबकीय घटक और ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र का घटक। दो घटक हैं, एक विद्युत क्षेत्र का घटक और एक विद्युत चुंबकीय घटक, ठीक है। और इन दोनों के लंबवत जो चलती है वो तरंग चलती है। समझ में आ रहा है? तीन घटक हो गए, पहला घटक ऊपर की ओर, ये तीनों लंबवत होते हैं इस तरह से। एक घटक ऐसे और एक घटक ऊपर है, ये ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, ठीक है, इस तरह से।
दोनों कंपन करते हैं और तरंग की दिशा इस तरफ होती है आगे की तरफ, यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, ये तीन घटक होते हैं। अब मैं सब क्यों बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि जो प्रकाश का वेग होता है c, वो कहाँ से आता है, c बराबर होता है 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये दो वैल्यू आपने पढ़ी होगी। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकनशीलता। ठीक है, और इसका मान क्या होता है म्यू नॉट का, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए ये आप वहीं पढ़ते हैं पहले चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वही वाला एप्सिलॉन नॉट है। और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इन दोनों राशियों को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके ये हमारा क्या बनता है, 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और ये निर्वात की होती है दोनों, तो निर्वात में ही वेग निकल के आता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम माध्यम की बात करते हैं। माध्यम में क्या होता है, पहले इतनी चीज देख लीजिए, आपको समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इसमें क्या डाउट है। चलिए प्रकाश का वेग आ गया हमारे पास, ये इसी को सॉल्व करके आता है, इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके रूट निकालने के बाद में ये वैल्यू निकल के आती है। अब हम बात करते हैं कि माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। अगर माध्यम में प्रकाश के वेग की बात करेंगे, माध्यम में प्रकाश का वेग, तो हम उसको लिख सकते हैं cm, वो बराबर होता है, देखिए इसके माध्यम में भी ये डिपेंड करता है प्रकाश, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दो क्वांटिटी और आ जाती है, म्यू आर और एप्सिलॉन आर। अब ये दोनों क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये म्यू आर जो है ये कहलाता है निर्वात की छोड़िए आपेक्षिक चुंबकनशीलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर आएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, आपको ध्यान रखे तो अच्छा है। चैप्टर तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा, परावर्तन वगैरह, तो ये ध्यान रखें। इसका मान जो होता है फिक्स नहीं होता है, ये हर माध्यम पर डिपेंड करता है, हर माध्यम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि ये तो हमारा पहले फॉर्मूले में था, है ना, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारे पहले फॉर्मूले में भी था। तो इसको अगर हटा के, इस वैल्यू को हटा के हम सी भी रख सकते हैं। तो सी माध्यम में कितना हो गया, सी माध्यम में जो वेग हो गया सी अपॉन, उसको की जगह तो सी रख दिया, नीचे बचा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। अब ये क्या चीज हुई, इसको जब गुणा करते हैं हम 1/μ आर और एप्सिलॉन आर, वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन इसी को हम कहते हैं क्या, एन, जिसको हम लिखते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के रूप में। एन अपवर्तनांक होता है, और आपको पता है अपवर्तनांक हर माध्यम का अलग अलग होता है, जिसकी वैल्यू इसको सॉल्व करके रखेंगे उसके हिसाब से अपवर्तनांक आता जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एन पानी के लिए होता है, वाटर के लिए 1.33 यानी कि 4/3, और एन ग्लास के लिए अगर लिखना हो, कांच के लिए, कांच के लिए जो होता है वो 1.5 होता है यानी 3/2, और एन एयर यानी वायु के लिए जो होता है वो होता है 1। ठीक है, ये सब माध्यम के अलग अलग अपवर्तनांक है, सब माध्यम के लिए ये म्यू आर और ई आर को सॉल्व किया गया होगा, उसके बाद ये वैल्यू निकल के आई होगी। ठीक है भाई, तो हमने देख लिया कि इसको हम लिख सकते हैं सी एम बराबर C/N, और C क्या है, C निर्वात में वेग है प्रकाश का, निर्वात में प्रकाश का वेग है। ठीक है, और N क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है,
इस तरह से माध्यम का अपवर्तनांक n है और c क्या है, प्रकाश का वेग निर्वात के अंदर है। यानी कि देखिए ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है माध्यम में। अगर मैं लिखना चाहूँ इसी समीकरण को v1/v2 तो आया था, λ1/λ2 के, ये तो समानुपाती था, लेकिन n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये आएगा n2/n1। तो एक समीकरण हमारे पास ये निकल के आई। ये भी आप ध्यान रखें, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दे रखा है, कि निर्वात में दे रखा है और माध्यम में पूछा है, तो हमें निर्वात का n1 पता होना चाहिए, है ना, और किसका, उस माध्यम का पता होना चाहिए, तो हम v2 निकाल सकते हैं। v1 दे रखा है, v2 पूछा है, n2 और n1 गिवन है, तो आप v2 निकाल सकते हो। इसी तरह से λ1 λ2 में से λ1 दे रखा है, λ2 पूछा गया है और n2 n1 पूछा गया है, दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे आपसे v2 पूछ लिया जाए तो v2 आपके पास क्या होगा, n1/n2 इंटू v1, इस तरह से, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और v1 पता होना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि λ2 क्या होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछ ली जाए, तो आपको पता होना चाहिए n1/n2 दोनों का अपवर्तनांक और यहाँ पे आएगा λ1। दो फॉर्मूले और आ जाते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको फॉर्मूला का आइडिया दे दिया कि किस तरह से इसमें ये चेंजेस हो सकता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते। जरूरी नहीं है कि v1 और v2 पे सवाल पूछे, वो आपसे n2 और n1 दे के λ1 λ2 में से कोई एक दे के आपसे पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि v जो होता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के, इसी के साथ लैम्डा जो होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं।